समझेंगे यहाँ रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण, मतलब हो गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इससे पहले आपने समझी थी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले आपने क्या समझा था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने क्या समझा था बताओ भाई। रासायनिक अभिक्रियाओं में ये लिखा था कि जब किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम परमाणुओं के नाम से लिखें, ठीक है, या अणुओं के नाम से लिखें, तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज़ और समझा था उसमें कि इसके द्वारा इसमें जो बनते हैं, हमारे रासायनिक अभिक्रिया में जो बनते हैं, अभिकारक बदल करके नए उत्पाद बनाते हैं, नए गुणधर्म वाले, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे थे हमने, जैसे दूध है। अब दूध को हम परिवर्तन करते हैं दही में, तो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या होती है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान होगी कि ऐसे परिवर्तन जिनसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो बदलाव हो गया, लेकिन दूसरी से पहली अवस्था नहीं बदलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही का बनना भी क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि दूध से दही तो बन रही है, लेकिन दही से पुनः दूध नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको हम नाम से लिखें तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और जब अगर हम उस नाम के बजाय हम लिख दें उसका सूत्र, तो वो बन जाती है फिर रासायनिक समीकरण। तो देखो इसकी परिभाषा कैसा लिखोगे, तो लिखोगे जब, लिख लो साथ आप भी सभी, जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को परमाणुओं या हम कह सकते हैं बेटे अणुओं या कह सकते हो यौगिकों, परमाणुओं, अणुओं या यौगिकों के सूत्रों या संकेतों के द्वारा, ठीक है, लिखते हैं, संकेतों के द्वारा लिखते हैं या कह सकते हो व्यक्त करते हैं, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया को परमाणुओं या अणुओं या यौगिकों के सूत्र या संकेतों के द्वारा लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में आपका आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में सिर्फ यही अंतर होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को तो लिखेंगे हम परमाणुओं के नाम से, और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, संकेत व सूत्रों के द्वारा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है अभी, हाथ रोको और ध्यान से समझो। पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब किसी भी परिवर्तन को या किसी भी अभिक्रिया को हम परमाणुओं के नाम से लिखेंगे तो क्या कहलाएगी वो, रासायनिक अभिक्रिया। नाम से लिखेंगे जब, और उसी के अगर हम सूत्र या संकेत के द्वारा लिखें, जैसा हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं लिखोगे तो अभिक्रिया, और हाइड्रोजन की जगह पर आपने प्रयोग करा H तो समीकरण। ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। तो देखो समीकरण, देखो समझो कैसे होगी। समीकरण बनेगी इस प्रकार से कि जी H2 + Cl2, मतलब अगर हम इसी के अभिक्रिया लिखेंगे, अभी चलो अभी समझेंगे हम, पहले इसको कंप्लीट कर लो। तो बेटे यहाँ बनेगा 2HCl, क्या बनेगा 2HCl। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, रासायनिक समीकरण। अगर हम इसकी जगह अभिक्रिया लिखते तो हम अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे बताओ। तो अभिक्रिया के लिए हम H2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन, प्लस Cl2 के लिए क्लोरीन, ये गैसें हैं दोनों, तीर लगाएंगे, इसका नाम लिखेंगे, फिर क्या नाम आएगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों में अंतर है। अब बात समझ में आई है नहीं आई बता दो मुझे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम नाम से लिखेंगे तो अभिक्रिया, और सूत्र संकेत लिखेंगे तो समीकरण, बस इतना अंतर है भाई, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो है हमारी अभिक्रिया और ये है बेटे हमारी समीकरण,
तो दोनों में यही अंतर है, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे समझते हैं हम। तो ये बहुत ही अच्छी पहचान बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तुम्हारा। अब देखो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ, उसके बाद रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो हो गया। अब हेडिंग डालेंगे बेटा रासायनिक समीकरण के प्रकार। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हमारी कई प्रकार की थी ना, इसी प्रकार से रासायनिक समीकरण भी कई प्रकार की होती है। हेडिंग डालोगे रासायनिक समीकरणों कर लेना इसको के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डाल लो बेटे सभी हेडिंग, रासायनिक समीकरणों के प्रकार। तो देखो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, एक बोर्ड में बताऊंगा कैसे बनेगा। तो लिखोगे कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती हैं, लिख लो रासायनिक, सभी लिखे साथ के साथ, रासायनिक समीकरणें या समीकरण लिख दो केवल, रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। क्या प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नाम जानना चाहोगे कौन कौन सी है? चलो बेटे नाम भी समझ लो, ये तुम्हें ही बता रहा हूँ, मैंने किसी को बताया ना है। अब देखो सबसे पहला क्या है, नंबर 1 डालोगे यहाँ। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको वैलेंस केमिकल रिएक्शन समीकरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? वैलेंस केमिकल रिएक्शन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीक़ा से जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे और इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, हाथ रोक लो बेटे, पहले समझ लो ध्यान से। जैसे कि इसके नाम से पता चल रही है, देखो संतुलित शब्द लग रहा है इसमें। संतुलित का मतलब क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ को जो बराबर हो कोई चीज़, तो भी तो इसको हम बैलेंस कहेंगे। तो इसमें भी दोनों तरफ देखा जाता है। देखो दोनों तरफ कौन कौन से होते हैं इसमें, तो ये होता है इसका बीच का भाग, जो तीर लगाया जाता है इसमें अभिक्रिया में, होता है बीच का भाग बोलेंगे इसको। तो इधर क्या होते हैं हमारे? इधर होते हैं अभिकारक। क्या होंगे हमारे? अभिकारक, जिसको इंग्लिश में रिटेंट कहते हैं, अभिकारक। और बेटे तीर के बाद जो मिलते हैं उसको क्या कहेंगे हम? उत्पाद। यही तो 2 भाग होते हैं अभिक्रिया के, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ये 2 भाग होते हैं, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दूध से हम दही बना रहे थे, दूध जो है वहाँ दूध क्या है? अभिकारक, और जो दही बनने आ रही है वो दही क्या है? उत्पाद, ठीक है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में जो कंपोनेंट्स हम डालते हैं, चीनी, दूध, पानी या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हम डालते हैं, तो वो सब क्या है? हमारे अभिकारक है। और जो चाय जिसे हम पीते हैं वो क्या है? हमारा उत्पाद। बहुत सीधी सी पहचान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो, तो अगर मान लीजिए इधर जितने भी परमाणु हैं इसके अभिकारक के टोटल परमाणु, ठीक है ना, अभिकारक के टोटल परमाणु और उत्पाद के टोटल परमाणु बेटे बराबर हैं, चेक करने होते हैं हमें, बराबर हैं, तो हमको उसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। किस किस के? टोटल अभिकारक कंपोनेंट्स जो एटम है इसके टोटल, और उत्पाद के भी टोटल क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी इसको हम बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। देखो कैसे, अभी परिभाषा बताऊंगा, पहले समझ लो उदाहरण। तो मान लो हमने कोई उदाहरण लिया यहाँ, जैसे कि मान लो मतलब H2 ले लो। पहले एक सिंपल सी उदाहरण लेते हैं, H2 + Cl2। अभी जो हमने उदाहरण लिया था पीछे, H2 + Cl2 = बनता है बेटी HCl। तो ये तो जो है यहाँ से यहाँ तक का ये तो बनेगा हमारा अभिकारक, और ये क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब जरा चेक करके देखो, अभिकारक के जो परमाणु हैं टोटल परमाणु और उत्पाद के टोटल परमाणु क्या यहाँ बराबर बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं ना। कैसे गलत बैठ रहे हैं? देखो जरा चेक करो, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 1 है ना। तो कम ज़्यादा है, बराबर नहीं है। इधर क्लोरीन के बेटे 2 है, इधर क्लोरीन का 1 है। तो हम क्या करते हैं? इसको बराबर बनाते हैं फिर, ठीक है ना। अब बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो समीकरण आप देख रहे हो, अब ये समीकरण कैसी बन गई? अब ये बन गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसी समीकरण को हम कहेंगे संतुलित। चलो एक और समझ लेते हैं ऐसे ही। एक मान लो हमने ले लिया, आपको थोड़ा सा बड़ा उदाहरण ले लें मैं। तो मान लो इधर लिख लिया हमने यहाँ Na2CO3 + H2O और + CO2 गैस। धावन सोडा बनाने की विधि है ये, अम्ल क्षार लवण दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। तो यहाँ बनेगा बेटे खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, NaHCO3।
अब जरा चेक करके बताओ क्या दोनों के परमाणु इसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर है आपस में? बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको संतुलित कहेंगे या असंतुलित? असंतुलित समीकरण कहेंगे, संतुलित नहीं है। तो अब इसको बराबर बनाओ पहले। तो देखो यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2। तो सबसे पहले इसी के आगे 2 की गुणा कर दो, और जब इसके आगे 2 की गुणा करोगे तो ये सब डबल हो जाते हैं और ये सब आपस में बराबर हो गए, सब बराबर हो गए। चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो परिभाषा कैसा लिखोगे अब इसकी? परिभाषा बताओ। परिभाषा लिखोगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या जब आपस में बराबर होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें। ये तो ऊपर ये उतार लो, यहाँ तक का उतार लो पहले, ऊपर ऊपर का यहाँ से उतार लिए थे ना, लेकिन लिख लो बेटे। चलो मैं लिखवा रहा हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिख लो। लिखोगे जब 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 समीकरण में, या रासायनिक समीकरण भी कह सकते हो, जब समीकरण में अभिकारक, क्या लिखोगे? अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या, के कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या परस्पर 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 बराबर होती है, बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण उतार लोगे, जैसे ये रहा, इसका उदाहरण एक ये बना उतारोगे और उसका उदाहरण एक ये उतारोगे, दोनों उदाहरणों को उतार लो जल्दी से। अब ये बताओ तुम्हें संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आई ना आई? पेपर में कैसा आएगा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, सुनना, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। या ऐसा देगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, क्योंकि इसके 2 प्रकार हैं समीकरण के। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होगी, एक तो होगी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरी पढ़ोगे जब इसका आगे ए लग जाएगा, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अब से 2 साल पहले आया था बोर्ड में कि कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। नंबर 2 हेडिंग डालोगे भैया, नंबर 2 पर आएगा बेटे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है, उसको क्या कहेंगे हम? कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। स्केलेटन रिएक्शन, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, या ऐसा कह सकते हो कि अनवैलेंस केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट में लिख दिया RIX, पूरा समझ लेना तुम। तो इसके 2 नाम है बेटे, देखो हिंदी में भी 2 ही हैं और इंग्लिश में भी 2 ही हैं इसके। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को तो हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, और अगर आ जाता है इसका कंकाली रासायनिक समीकरण तो इसको कहेंगे हम स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। कंकाल को स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब देखो क्या है ये हमारी समीकरण, समझेंगे बेटे सभी ध्यान से। पहले यहाँ तक की हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, डाल ली हेडिंग? डाल लो, आराम से डालो, तसल्ली से, साफ साफ राइटिंग में। काम तो सब पूरा करते चल रहे हैं ना, सही है।
तो बना लोगे परिभाषा, बनवाऊं? देखो ये उसका उल्टा है। इसमें लिखोगे जब समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के कुल परमाणु की संख्या बराबर ना हो। ठीक है, जब बराबर ना होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखोगे, लिखो जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के कुल परमाणु उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या परस्पर बराबर ना हो तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे असंतुलित कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसी को कहेंगे बताओ जल्दी से? जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान ना हो, अर्थात बराबर ना हो। तो बेटे देखो समीकरण समझ लो इसकी। एग्जाम्पल बता सकता है कोई बालक? बिल्कुल बन जाएंगे भाई। H2 + Cl2 = HCl लिख दो, केवल इसके आगे 2 की गुणा मत करो भाई। अभी तो हमारे परमाणु उत्पाद बराबर नहीं है। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 हैं, इधर का 1 है, बराबर कहाँ हुए? कैसी कहलाएगी हमारी? असंतुलित। इसी प्रकार से और उदाहरण लिख सकते हो तुम यहाँ। मान लो आपने ले लिया है H2SO4 + NaCl ले लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों की हम क्रिया करा दें यहाँ से, तो बनेगा Na2SO4 और प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या जरा देखिए ध्यान से, क्या इसमें दोनों की परमाणु संख्या बराबर है? देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, और इधर देखो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो अलग अलग हो गए, अलग अलग ही तो हमें दिखाने हैं। देखो यहाँ सोडियम कितने हैं? 2, और यहाँ सोडियम कितने हैं? 1। तो अभिकारक और उत्पाद के दोनों की संख्या इसमें बराबर नहीं है। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो, यहाँ इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सभी सोच के बतानी है, ऐसा नहीं बतानी, क्योंकि सोचने वाली बात है। क्या ये जो समीकरण आपको दिख रही है यहाँ बोर्ड पे, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि ऐसे रिएक्शन हो सकती हैं? हाँ या ना में बस जवाब देना आपको। ऐसी रिएक्शन ये कभी संभव नहीं होती। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये एक हमारी कल्पना होती है, हम इसको मानते हैं कि असंतुलित भी होती होंगी जब संतुलित होती हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो कभी भी कोई भी समीकरण हमारी असंतुलित अवस्था में नहीं रह सकती। ठीक है ना? तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन यहाँ। अब देखो मैं यहाँ एक नोट लिखवा रहा हूँ, तुम्हें सभी को समझना बेटे, बाद में उतारना है ना। देखो नोट करके डालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि सभी समीकरणों को, और कौन सी समीकरणों की बात कर रहे हैं हम यहाँ? मैथ वाली समीकरण नहीं पढ़ रहे, रासायनिक समीकरणों की बात कर रहे हैं ना। तो सभी समीकरणों को अच्छा वो और लिख दो, इसका आंसर ही जोड़ दे रहा हूँ इसमें। सभी समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण, एक संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार संतुलित करना
संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो सभी समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार संतुलित करना अति आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, यही क्वेश्चन बनेगा सेम टू सेम आपको बोर्ड में। कैसे आएगा ज़रा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये आएगा बेटे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। देखना कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, समझाइए। तो इसका आंसर ये लिखना आपको एक ही लाइन में कि सभी समीकरणों को या सभी रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार संतुलित करना आवश्यक होता है। अब कुछ बच्चों के यहाँ एक दिमाग में क्वेश्चन उथल पुथल मचाना लगा होगा वैसे ही कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ये तो हमने अभी पढ़ा ही ना, अभी तक हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। आप सब जानते हो लेकिन अभी आप भूल गए हो, क्योंकि ये बेटे 9th क्लास में आता है, फिर उसमें केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखो क्या होता है, मैं भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताता हूँ। ये तो लिया तुमने सब यहाँ तक का काम, ये सब चलो ठीक है। तो आगे हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अब उसके बाद हमें क्या समझना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब तुम्हें मजा आएगा देखो पढ़ने में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो क्या होता है ये, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ तुम्हें। तो इसमें कहा गया है कि द्रव्य का मतलब होता है बेटे पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, सब्सटेंस। ठीक है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये है बेटे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप 9th क्लास में सीख के आए हो और 11th में पढ़ोगे फिर डायरेक्ट। यहाँ से इससे रिलेटेड टॉपिक था, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, डिटेल से समझा रहा हूँ हर चीज़ को। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्य मतलब पदार्थ, किसी भी पदार्थ को, ये नहीं अभी बताऊंगा द्रव्य भी क्या है, सब चीज़ को खोलेंगे यहाँ, ऑपरेशन करेंगे इसका पूरा, सब डिटेल्स है कि द्रव्य पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बेटे नष्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, जब द्रव्य पदार्थ क्या कहाँ से आ गई नई चीज़। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना, जो भी चीज़ आप देख रहे हो अपने आसपास में या स्पर्श कर पा रहे हो, छू पा रहे हो, वो सब हमारी क्या हैं, वो सब हमारी द्रव्य पदार्थ हैं। जैसे मान लो वायु है, वायु दिख रही है तुम्हें, महसूस कर रहे हो, महसूस होती है कि भाई हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है ना। तो वो अगर हम महसूस भी कर रहे हैं या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी हमारे 5 एग्जाम्पल्स में से कोई भी हमारे साथ में एक्टिविटी हो रही है। 5 कौन कौन से होते हैं, देखना मतलब आँखें और कान, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कहने का मतलब ये है, 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में तो जानते हो भाई। एक तो मुंह, जो जीभ होती है हमारी जीभ, तो जीभ से हम स्वाद चख कर बता देते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को स्वाद करके बता रहे हैं वो भी हमारी पदार्थ द्रव्य में आएगी। नाक से अगर हम सूंघ के बता रहे हैं वो भी हमारी क्या आएगी, पदार्थ कहलाएगी। यदि हम किसी को देख के बता रहे हैं तो वो भी पदार्थ है, सुन के बता रहे हैं तब भी पदार्थ है, और स्पर्श करके बता रहे हैं तब भी पदार्थ है। कहने का मतलब ये, अगर हम 5 लक्षणों में से किसी लक्षण के द्वारा हम किसी चीज़ को पहचान रहे हैं, 5 कौन कौन से हैं देखो। एक तो होता है नाक, नाक का मतलब सूंघकर, ठीक है। एक होता है बेटे कान, कान का मतलब सुनकर। एक होती है बेटे जीभ, जीभ चखकर। एक होता है बेटे आँखें, सबसे खतरनाक चीज़ें हैं ये आँखें। और एक और क्या बच गई हमारी, 4 हो गई ना, त्वचा बच गई एक, त्वचा। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम किसी भी पदार्थ या द्रव्य को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इनके द्वारा हमें किसी चीज़ का अनुभव हो रहा है, महसूस हो रही है, तो वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, वो सब हमारी पदार्थ या द्रव्य कहलाएंगी। ठीक है, इन 5 के द्वारा। अब इनमें से बताओ सबसे ज़्यादा खतरनाक अंग हमारा कौन सा है, आँख है या कोई और सा भी है, जल्दी बताओ। सबसे ज़्यादा खतरनाक अंग कौन सा है हमारा इसमें, सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें बेटे जीभ। जानते हो क्या हो, समझ गए होगे कुछ तो,
जीभ एक ऐसी है जहाँ कहीं लड़ाई ना हो, जहाँ तलवार ना चल सके वहाँ तलवार चलवा देती है। होती है ना, होती है जीभ। क्योंकि किसी ने ये कहा है कि कड़वा बेचने वाले का बेटे गुड़ नहीं बिक पाता, कड़वा बोलने वाले का गुड़ नहीं बिक पाता, लेकिन मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। होता है नहीं होता है? तो इसलिए जो सगरा इफेक्ट है वो बेटे बोलने का, शब्दों का है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है इसमें? जीभ। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रखना चाहिए आदमी को। तो चलिए आगे हम बात करते हैं बेटे, अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं। द्रव्य पदार्थ के बारे में अब तुम समझ गए होगे। बताओ कुर्सी क्या पदार्थ है? कुर्सी पदार्थ है, ठीक है। तो हम ना तो इसको बना सकते हैं, हम ना इसको नष्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या हो सकता है? देखो यहाँ इससे आगे क्या कहा गया है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। फिर आगे लिखोगे इसे केवल क्या करोगे? फिर इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये है बेटे टोटल द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताओ बातें समझ में आई तुम्हें? नहीं आई यहाँ तक? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है, और इसी नियम के अनुसार हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अब क्यों है वो अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। इसको जल्दी फटाफट नोट करो आप, ठीक है ना? इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे भी समझेंगे कि इसके अनुसार इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये तुम्हारा समझ लो 2 नंबर का क्वेश्चन करा दिया मैंने कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तेज हाथ चलाया करो जी के थोड़ा सा, रफ कॉपी में जब लिखा करो तो। हो गए? जब भी तो बता रहे खतरनाक चीज़ है ये।
देखो अब आगे, अच्छा अब जरा यहाँ एक चीज़ पर ध्यान दो बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ही हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करनी पड़ती है। द्रव्यमान संरक्षण की परिभाषा बड़े सीधे सरल शब्दों में है कि इसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, बस इतनी अनुमति हमें है, ठीक है ना। और किसी भी पदार्थ के बारे में है, देखो तुम्हें उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो जैसे कोई पौधा है, पेड़ है, ठीक है ना। अब उस पेड़ से पत्तियाँ बनती हैं, पत्तियाँ सूख के नीचे गिर जाएंगी ज़मीन पे। अब उन पत्तियों को क्या वो तुम समझते हो वो नष्ट हो जाती हैं? वो नष्ट नहीं होती। उनसे क्या होगा बेटे, जैविक खाद बन जाएगा। वो पत्तियाँ गल जाती हैं ज़मीन में नीचे आने के बाद। अब गलने के बाद उनमें क्या होगा उनका, वो पौधों की जड़ों में फिर जाएंगे दोबारा से, उर्वरक बन के नहीं, और फिर से दोबारा से नई पत्तियों के रूप में शाखाएँ बन के निकल जाती हैं। तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। किसी भी चीज़ को ले लो, मनुष्य को ले लो उदाहरण में, तो मनुष्य जब ख़त्म होता है उसके बाद नए शरीर का धारण होता है, ठीक है ना। तो कभी भी इसमें अवस्था बदलती है, सिर्फ कभी भी ये नष्ट नहीं होती चीज़ें। तो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ उसका अवस्था से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो उसी के अनुसार हमारी क्या है कि कोई भी वस्तु द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार हमें संतुलित करनी बहुत ही जरूरत पड़ती है। तो देखो कैसे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का तो मैं अनुप्रयोग समझाता हूँ। मैं देखो इसको बिठा दूँ थोड़ा सा। अब मैंने तुम्हें कुछ समीकरण लिखवाई थी असंतुलित में, असंतुलित में और संतुलित में, है ना। तो उन एग्जाम्पल्स को उठाएंगे बेटे, उन्हीं को समझेंगे हम। देखो अभी यहाँ, अब देखो द्रव्यमान संरक्षण के फायदे क्या हैं, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के अनुप्रयोग समझ लो। तो देखिए अब हम समझेंगे यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, के नियमानुसार। अब देखो जरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है ना, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर आना चाहिए हमेशा। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, शॉर्ट शब्दों में समझा दूँ तो। चलो उदाहरण ले लो कोई भी, जैसा मान लो हमने लिया था बेटे अभी एक H2 प्लस Cl2 इक्वल टू, हमने क्या लिया था इधर HCl। ये क्या है हमारी, असंतुलित है, संतुलित है, असंतुलित है। तो क्या इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, नहीं लग रहा, हमें वो चेक करना है। तो देखते हैं, तो हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या चेक करके कैसे पता चलेगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल अभिकारक के परमाणु निकालेंगे, टोटल अभिकारक का द्रव्यमान निकालेंगे इधर, ठीक है ना। और इधर हम निकालेंगे उत्पाद का द्रव्यमान। अगर बराबर आता है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, और अगर नहीं आया बराबर तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार वो समीकरण हमारी नहीं है, फिर उसको हमें बदलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, तो हम लिखेंगे बेटे यहाँ 2 गुणा हाइड्रोजन, ठीक है, 2 गुणा हाइड्रोजन। इधर क्लोरीन के कितने हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा क्लोरीन, लिख लिया। अब हम यहाँ 2 का 2 छोड़ेंगे, गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार बताओ कितना होता है, 1 होता है। परमाणु भार मैंने आपको सबको लिखा रखे हैं, उनमें से याद कर लेना बेटे। तो 2 गुणा क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, लिखवा रखे हैं सब ये। अब जोड़ो, 2 एकम 2, और 35 की 2 में गुणा कर लो, 35 दूनी 70, और आधा ये 71 हो जाएगा पूरा। 71 और 2 कितने हो गए जुड़ गए, ये तो तुम्हारे 73 हो गया, मतलब 73 ग्राम मान लो इसको। 73 ग्राम तो हमारा अभिकारक है इसमें, अभिक्रिया में। क्या उत्पाद भी 73 ग्राम है, देखो जरा चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया यहाँ 1, और प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ते हैं हमने। और क्लोरीन का कितना होता है, अभी बताया था मैंने आपको 35.5, तो कितना हो गया जुड़ गए 35 और 1 36.5। तो क्या ये दोनों बराबर आए, बराबर नहीं आए बेटे। तो बराबर आने चाहिए, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम अनुसार समीकरण में दोनों के मान बराबर आने चाहिए। तो इसलिए हमारी असंतुलित समीकरण है, तो इसको हमें करना पड़ता है द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। तो नियमानुसार करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम। और जो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सगरे में डबल हो गए, तो इसमें बेटे 2 की गुणा कर दो, फिर इसमें तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो अब जरा चेक करो इधर, तो 36 दूनी 72, और आधा ये कितना हो गया, आधा और आधा 72 और 1 73 ना हो गए। तो देखो 73 ग्राम ये, और देखो 73 ग्राम ये हो गया। इसकी 2 इसलिए 2 की गुणा करनी पड़ती है। जो मेन पॉइंट जो होता है ना कि इन समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो संतुलित जो करना पड़ती है हमें इसलिए संतुलित करनी पड़ती है, ताकि हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो उदाहरण में, फिर एक और अभी समीकरण समझेंगे। अभी मज़ा नहीं आया, अभी जो चीज़ अभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो हुआ नहीं। अभी देखो
तो हम ले रहे हैं आपकी बार यहाँ Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो लगाएंगे और NaHCO3। ठीक है, तो क्या ये समीकरण हमारी बराबर है? बराबर नहीं तो बराबर कर लें हम पहले ही। अब कर इसको तो यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बराबर हो गई। तो अब जरा इसको चेक करते हैं कि अब इसका द्रव्यमान बराबर आएगा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हाँ या ना बताओ। अब इसका द्रव्यमान बराबर आना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि अब हमने इसको पहले से ही बैलेंस बना लिया, संतुलित कर लिया। अब की बार पहले हमने संतुलित नहीं करी थी, पहले हमने बाद में संतुलित करी थी, पहले द्रव्यमान चेक करा था। अब की बार हम इसको पहले ही बैलेंस कर रहे हैं, फिर द्रव्यमान चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे बेटे, सोडियम का होता है 23 और यहाँ दो है सोडियम, तो 23 दूनी कितना हो गया 46, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है यहाँ, तो कितना हो गया 16 3 48। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 और 6 कितने हो गए 16 का 6 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 5 4 9 और 1 106 हो गया। ये तो होगा इसका 106। अब जल का और निकाल लो ऐसे ही। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ जाएगा 1 दूनी 2 और 16 हो गया इसका। 16 और 2 कितने हो गए 18 इसका आ गया। चलो, कार्बन का होता है बेटे 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, तो कितने हो गए 32 और 12 44। अब इन्हें जोड़ लो, तीनों को जोड़ो, 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18 का 8 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 0। अच्छा पूरा ही जोड़ लो, 4 और 1 5 और 5 10 कितने हो गए 15, 15 और 1 16, 168 हो गया टोटल जोड़ के। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लो, 4 और 8 12 और 12 और 6 18 का 8 हासिल का 1, 4 और 1 5 6, 6 और 10 16, सही है। अब जरा इधर चेक कर लो एक बार, क्या ये भी हमारा 168 आएगा या नहीं आएगा? तुम्हारे विचार से आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो चेक कर लें एक बार। तो बेटे यहाँ 2 की गुणा हो रही है तो इसको 2 लगाओ आगे और इसको ब्रैकेट में लिखते चले जाओ, क्योंकि सोडियम का कितना हो गया 23, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 1, कार्बन कितना हो गया 12 और 16 3 कितने हो गए 48। ठीक है, अब यहाँ फिर 2 लगाओ और गुणा लगेगी बीच में और जोड़ लो इन्हें सब। इन्हें 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 1 11 और 3 14 का 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8 84। अब जरा चेक करके देखो इसे, 2 चौक 8 और 8 दूनी कितना आ गया 168 बराबर 168। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसीलिए हमें कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करनी बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है ना, इसलिए आवश्यक होती है। अब आइए बात समझ में नहीं आई? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस, तो कोई भी समीकरण तुम देखोगे, चेक करके देखोगे, उसका द्रव्यमान चेक करोगे तो बेटे बराबर ही आएगा, अगर संतुलित होगी तो। और अगर संतुलित नहीं है तो वो बराबर नहीं आ सकता कभी भी। उतार लो यहाँ तक। और यहीं पे बेटे हमारे चैप्टर का हो जाता है आज समापन। ठीक है, कल समझेंगे हम अभ्यास एक्सरसाइज को, और यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से याद करके आना सब चीज़ों को। और जिसने फेयर में काम पूरा नहीं करा है वो फेयर में काम पूरा कर लें आज ही रात को बैठ कर तसल्ली में।